हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था, बताया था स्वरों के बारे में, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा व्यंजन है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आगे टॉपिक में। और स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्णमाला के या वर्ण के दो प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो जो स्वर वाला टॉपिक है ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और बाकी अब बचा है आपका व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की बात करें तो वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप में हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं कर सकते। बात करें जैसे कि लिखित रूप का मैं बताऊं तो ये का है, खा, गा, ये हमारी क्या होती हैं? व्यंजन ध्वनियां होती हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं इनको। लेकिन अभी ये सही नहीं है, अभी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इनमें स्वर मिले हुए हैं या स्वर के साथ में हम इनको उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला क्या लिखित रूप में हम जिसको क्या स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं, जैसे का के नीचे अगर मैं हलंत लगा दूंगी, खा के नीचे, गा के नीचे अगर मैं हलंत लगा दूंगी, तो अब ये ठीक हुआ आपका। अब ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो लिखित रूप में तो हम इनको स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण के लिए हमें इन किसी अन्य वर्ण की सहायता होती है। वो कौन कहलाते हैं? स्वर। क्या? जिन वर्णों के, या फिर कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, या स्वरों के मेल से जिन वर्णों को हम उच्चारण करते हैं, वही वर्ण माने क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन आपके मूल रूप से तो अलग अलग विद्वानों ने जो उनके अलग अलग मत रहे हैं, उन्होंने बताया है कि व्यंजन कितने कितने प्रकार के रहे हैं। तो मेन रूप से आपके तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं। मेन रूप से तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं आपके। जो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। रटना नहीं है आप लोगों को, सब इसी से मैं क्लियर करा दूंगी। स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। आगे बात करते हैं अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब एक एक करके बात करते हैं। हम आपका स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है स्पर्श व्यंजन से। सब पूछ लेता है आपसे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या फिर स्पर्श व्यंजन कहां से लेके कहां तक होते हैं। तो मैंने एक चीज आपको अभी बताई नहीं है। जो व्यंजन, जो आपके व्यंजन होते हैं, ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये वर्ग में होते हैं। किसमें? इनका वर्ग होता है। वर्ग को हम समूह भी कह सकते हैं। इनका वर्ग होता है ये समूह। तो स्पर्श व्यंजन के आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। और स्पर्श व्यंजन का से लेके मां तक, का से मां तक आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब का से मां तक कौन कौन से आपके व्यंजन होते हैं आगे देखते हैं। एक एक करके सारे टॉपिक पे बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन आपके कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन आपके कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन जैसे मैंने आपको बताया 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है आपका क वर्ग, फिर होता है आपका च वर्ग, ट वर्ग, फिर इसके बाद आता है आपका त वर्ग, प वर्ग। त वर्ग से आपको समझ में आ रहा है, ता वर्ग के अंदर या का वर्ग के अंदर जो भी आपके वर्ण आते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? क वर्ग कहलाते हैं, या का वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। का में कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, घ और ण, ये आपके क वर्ग के कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण में आप देखोगे, वर्ग में प्रत्येक वर्ग में आपके 5 अक्षर होते हैं।
चा में चा, छा, जा, झा और या। ट वर्ग में होते हैं आपके टा, ठा, डा, टा ठा, ये वाला होता है टा, ढा, ढा। ट वर्ग में होता है आपका, सॉरी ता वर्ग है ये, ता वर्ग में ता, था, दा, दा, धा, ना। प वर्ग में होता है आपका पा, फा, वा, भा, मा। ये आपके होते हैं। तो आप देख लीजिए प्रत्येक वर्ग में मैंने आपको बताया था आपके 5 अक्षर होते हैं। देखिए का 1 2 3 4 5 सब में गिन लीजिए आपके 5 ही होंगे। तो हम 5 ही वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में आपका 5 अक्षर होते हैं। तो हमारे टोटल मिला के आप गिनोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 या फिर 25 हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। और का से लेके माँ तक कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि का से लेके माँ तक आपके कौन से व्यंजन होते हैं, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी नहीं कभी पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन आपके किस वर्ण से स्टार्ट होते हैं और कितने होते हैं। तो का से स्टार्ट होते हैं, माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, जैसा कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, इसको हम नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण, या फिर नासिका द्वारा जो उच्चारण करते हैं, जिसमें हमारे नाक का, जैसे कि कुछ लोगों ने आपने सुना होगा जो नाक का यूज करते हैं, बोलते हैं, तो वही है इसमें, जिसमें नाक का यूज होता है बोलते हुए, वही हमारे क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वह आपका नासिक के होता है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दूं, जो आपने हिंदी पढ़ी होगी बचपन में, मैंने भी पढ़ी है, वर्णमाला की एक बुक आती है छोटी सी, उसमें आपने देखा होगा ये जो वर्ण होते हैं, इनके आगे ये जो 3 वर्ण होते हैं, इधर लिख देती हूं मैं, ये आपने देखे होंगे, इनके आगे चित्र नहीं होता। बुक में इनके आगे चित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो है इनका स्वतंत्र रूप में कोई प्रयोग नहीं होता। ये किसी के साथ या किसी भी शब्द के लिए, सहायता के लिए लोग ये प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में इसका कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हाँ, पा वर्ग में आपका ये यहाँ भा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 25 वर्ण होते हैं हमारे इसमें स्पर्श व्यंजन में। आगे बात करते हैं आपका जो जितने भी ये स्पर्श व्यंजन है। आगे मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, मैंने घोष तत्व के आधार पे, नाद के आधार पे या गूंज के आधार पे मैंने आपको बताया था वर्ण के कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो वही मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रत्येक वर्ग का, इधर लिख देते हैं सघोष, अघोष। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने आपको बताया था, कोड भी बताया था 345। तो तीसरा, चौथा, पांचवा आपके कौन से होते हैं? सघोष। क्या होते हैं? सघोष। और प्रत्येक वर्ग का, जैसे मैं आपको बता रही हूं, प्रत्येक वर्ग का जो आपके ये होंगे, ये क्या कहलाएंगे? आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है, ये आपका क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो आपके सघोष होते हैं 31 होते हैं, और ये मैंने आपको 13 बताए थे, सेम इसका उल्टा। तो आप इसमें से गिनोगे, ये जो गिनोगे, गिन लेना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो आपके व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन 15। और स्वर आपके मैंने बताए थे कितने होते हैं? 11। और बाकी जो आपके मैंने आपके बताए थे सघोष में, आपके या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताए थे, वो भी सघोष में आते, 4 होते हैं। अब आप टोटल कर सकते हो कितने होते हैं।
आगे बात करते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका जो बनता है वो आपका उच्चारण स्थान से बनता है। प्रत्येक वर्ग का अपना एक अलग उच्चारण स्थान होता है, तो वही मैं आपको आज सिंपल भाषा में बता दूंगी। बस एक शब्द आपको याद करना है, उसी शब्द से आपको पता चल जाएगा कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपका जो का वर्ग होता है, का वर्ग में आपका इसका एक सूत्र होता है, इधर लिख देते हैं का वर्ग का सूत्र। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, ये आपका सूत्र होता है। अकु विसर्जनीय नामः कंठा। अब इसी एक ही शब्द से हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या छुपा है। जैसे मैंने आपको बताया आ छुपा है इसमें, आ कु का मतलब होता है कवर्ग से, कु का मतलब कवर्ग से होता है। का वर्ग का आप समझ रहे हो मैं किसको बोल रही हूँ, का खा गा अड़ा को, ये जो 5 वर्ड आते हैं इसको बोल रही हूँ। और कवर्ग विसर्जनीय ये जो हाँ यहाँ पर है आपका विसर्जनीय, यहाँ से आपका ये विसर्ग का हो रहा है, विसर्ग। अकुहु विसर्ग और हा, ये जो शब्द हैं आपके आ का से कु से का वर्ग, ये हा है आपका हा। अकु हा से हा, विसर्ग से विसर्ग। कहने का मतलब ये है आ और का वर्ग तथा विसर्ग का और हा का जो उच्चारण स्थान होता है आपका वो क्या होता है, कंठ होता है। आप एक सूत्र से ही समझ लीजिए, का अकु मतलब कवर्ग, हा विसर्ग और आपका हा का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। किससे, कंठ से होता है। आगे बात करते हैं अब चवर्ग की। अब आगे बात करते हैं चवर्ग की। तो इसका जो आपका सूत्र होता है यचु यशानाम तालु। आप उच्चारण करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सूत्र पे पहले बाद में जाते हैं, पहले उच्चारण करके देख लेते हैं। चा, तो जो हमारा तालु है, जीभ हमारी क्या तालु पे लग रही है, चा छा जा झा। आप जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप सूत्र से समझते हैं। ई में आपके दोनों ई आ जाती है। ई चू से मतलब चा वर्ग से है, और या और शा, ये जो शब्द हैं आपके, सॉरी ये वर्ण जो है आपके ई, दोनों ई चा वर्ग और या तशा का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। इचु यशा नाम तालु, ई दोनों ई आएंगे इसमें, चा वर्ग या और शा का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका तालु होता है। आगे देखते हैं आप टवर्ग का। अब आगे बात करते हैं टा वर्ग की। इसका होता है ऋटुर शा नाम मूर्धा या मूर्धन्य, कुछ भी बोल सकते हो। ऋटुर्षा नाम मूर्धा। ऋटुर्षा नाम का होता है जैसे री जो होती है, दोनों री होती है, हिंदी में तो एक ही होती है, संस्कृत में आपकी 2 होती हैं। और टा वर्ग, री टा वर्ग और शा का जो उच्चारण स्थान होता है क्या आता है आपका, मूर्धा होता है। जैसे मैंने आपको आगे पहले पढ़ाया था, इचुएशा नाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, उसी है ऋटुर्षा नाम आपका मूर्धा। जो री है टा वर्ग है, टा वर्ग में जो भी आते हैं आपके टा ठा डा ढा डा जो आपके हैं, इनको आप जब उच्चारण करके देखोगे तो उच्चारण में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जब उच्चारण कर रहे हो तो एक प्रकार का जो मूर्धन मतलब जो हमारे स्वर तंत्र होते हैं, उन स्वर तंत्र में हमारे क्या होते हैं, कंपन सा उत्पन्न होने लगता है। जैसे टा एकदम हो रहा है ना, एकदम
जो वर्ण होते हैं हमारे घूम जाते हैं, तो वही इसीलिए इसका मूर्धा कर दिया है। अब आगे बात करते हैं आपका तवर्ग की। तावर्ग, तावर्ग में आपके आते हैं लितुरसा नाम। टावर्ग मैंने आपको बता दिया। तावर्ग का हम पढ़ते हैं, तावर्ग में लितुरसा नाम दंता, कहने का मतलब ला जो होता है या लिरी भी होती है, संस्कृत में इन वर्णों का यूज होता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपका हिंदी में यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब संधि पढ़ाओगे तो आप सुना होगा आपने तवल्लकारा, वो आपका इसी लिरी से बनती है। तो ये जो शब्द हैं कुछ संस्कृत वाले हैं। और तावर्ग तथा ला का उच्चारण स्थान, सॉरी, और ये वाला सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। री, तावर्ग और ला भी है इसमें, ला शा का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। अब आगे बात करते हैं, आपका एक बचा है पा वर्ग। पा से आप जब बोलते हो, एक कहते हैं ना पा वर्ग, पा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जब तक आपके दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो आप ना पापा बोल सकते हो, ना फूफा बोल सकते हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जब तक आपके होंठों के दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो आप कुछ वर्णों के उच्चारण नहीं कर सकते। अब पा वर्ग में देखते हैं आपका पा वर्ग किससे बोला जाता है। जो पा वर्ग होता है इसका एक सूत्र होता है उपध्यानाम उपध्यानाम ओष्ठो। उपध्यानाम ओष्ठो, इसमें आपका क्या होता है, जैसे ऊ होता है, दोनों ऊ आ जाते हैं आपके इसमें, और पा वर्ग तथा ओ और औ का उच्चारण स्थान आपका होठ या होष्ठ होते हैं। ये आपका पांचों वर्ग हो गए आपका किससे क्या होता है। अब आगे बात करते हैं आपका, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपके 5 वर्ग होते हैं। इसमें 5 वर्गों में आपके जो पहला और दूसरा होता है वो आपका अघोष कहलाता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं वो आपके नासिक के कहलाते हैं। टोटल जब आप गिनोगे सभी वर्गों के अक्षर को तो आपके 25 होते हैं। अब आगे बात करते हैं, आपका नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब ये अंतस्थ जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका अंतस्थ, मतलब कि जो हमारे क्या कह रहा है अंदर से निकलते हैं, जो वर्ण हमारे अंदर से निकलते हैं या अंदर से हम जो स्वरतंत्र होते हैं उनको उच्चारण करते हैं, वही हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जो स्वर जो कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से बोले जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन मैंने क्यों बोला है आगे बताती हूँ। आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या जो होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो या और वा ये 2 होते हैं। आपने पढ़ा होगा अर्धस्वर बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, अर्धस्वर कौन से होते हैं आपके, अर्धस्वर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो वर्ण है ये 2 वर्ण है, ये आपके स्वरों से मिलकर बनते हैं, लेकिन वर्णमाला में इनको आपके व्यंजन में रखा गया है। या और रा कैसे बनते हैं, जब आपने यड़ संधि पढ़ी होगी, यड़ संधि इसका सूत्र होता है एको यड़ची, तो यड़ संधि में आपके यही वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। तो आपने वहां पढ़ा होगा ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। तो ई और ऊ जो मैं बता रही हूँ ये क्या है, आपके स्वर ही तो है। तो स्वरों से ये बनते हैं, ये 2 जो मैंने बता रही हूँ स्वरों से बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं।
नोट कर लेना इस चीज को, अर्धस्वर को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका टेट, सुपर टेट, आपका जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं हिंदी जिसमें आती है उसमें पूछा जाता है। अब या का मैं आपको बताऊं, जो या होता है आपका या, रा, ला, वा, ये जो कहते हैं कि हर वर्णों का अपना अपना एक स्थान होता है। तो अंतरस्थ व्यंजन है, इनको जब आप बोलोगे, जब उच्चारण करोगे तो जो लिखित रूप में है तो ये व्यंजन है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ये किस रूप में कहलाते हैं? हमारे अर्धस्वर, मतलब कि जब उच्चारण करते हैं तो हमारा ये स्वर में काउंट होते हैं। अभी यारा ला हुआ, ये हमारे सघोष व्यंजन भी कहलाते हैं, सघोष व्यंजन। और एक चीज और होती है आपकी प्राण वायु के आधार पर, प्राण माने वायु होती है, प्राण तत्व होता है, एक चीज मैं अभी आपको क्लियर पढ़ाऊंगी, प्राण तत्व के आधार पर होता है। प्राण माने आपका वायु होती है, वायु। तो प्राण तत्व के आधार पे आपके ये जो वर्ण है वो आपके क्या कहलाते हैं? सघोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं ये मैं आपके आगे बताऊंगी। अब जो ये जो शब्द हैं आपके रा और ला और ये हुआ, सबका उच्चारण स्थान अलग है। ये ला, रा जो है, रा को आपने एक चीज पढ़ी होगी, लुंठित व्यंजन पढ़े होंगे, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन। लुंठित का मतलब होता है जो शब्द रा, जैसे कि जीभ जो होती है हमारी पलटी मार के या फिर झटके से क्या करती है, शब्द को, हमारे वर्ण को छोड़ती है। रा जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जीभ होती है जो क्या होती है, एकदम लुढ़क के कह सकते हैं, लुढ़क के, लुंठित व्यंजन को लुढ़क के हमारी क्या होती है, जीभ स्पर्श करती है और व्यंजन को बाहर छोड़ती है। तो भाई हमारा ये रा जो है लुंठित व्यंजन है। और ला है, ला को हम पार्श्विक बोलते हैं, ला को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अब पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ला होता है हमारा, ला जो जब हम बोलते हैं तो जो हमारी वायु है वो हमारी साइड से निकलती है, जीभ हमारी बीच में होती है और जो वायु होती है वो जीभ के दोनों साइडों से बाहर निकलती है, मतलब पार्श्व मतलब साइडों से। तो हमारी जो जीभ होती है उसकी जो वायु होती है जब हम ला को उच्चारण करते हैं तो दोनों साइड से निकलती है, तो हमारी ये इसीलिए हमारा पार्श्व व्यंजन कहलाता है ला। पूछ लेते हैं आपसे, लुंठित और पार्श्व व्यंजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से होते हैं। तो जो लुंठित व्यंजन आपका रा होता है, ला होता है आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। अब आगे बात करते हैं जो चा वर्ग होता है आपका, चा वर्ग को कहीं कहीं स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, कुछ विद्वानों ने बोला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो पूछ ले तो इसको आप देख लेना, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चा वर्ग को, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आपका दो हो गए थे, स्पर्श व्यंजन आपका और अंतस्थ व्यंजन मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन को आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। ये जो मैंने आपको बताया था स्पर्श संघर्षी था, और आपका ये जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जैसे नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है ऊष्म, ऊष्म माने मतलब कि किसी चीज का गर्म होना क्या कहलाता है? ऊष्म। जैसे जब हम वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है वो कहीं ना कहीं जिस शरीर के जो हमारे स्वर तंत्र होते हैं या जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको स्पर्श करती हुई, उनको टच करती हुई एक वायु जब छोड़ती है तो वो वायु हमारी कैसी होती है? गर्म हो जाती है। उस गर्म वायु को जब हम मुख द्वार से बाहर निकालते हैं तो वही हमारी ऊष्म, उसी से हमारा ऊष्म शब्द बना है, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हम जब उच्चारण करते हैं शा, तो हमारी जो वायु है मुख से कैसे निकल रही है? बिल्कुल एकदम गर्म सी, गर्म हवा हमारी वायु से या गर्म वायु हमारे निकल रही है मुख से, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या ऊष्म संघर्षी, संघर्षी का मतलब होता है कठिनता से जब कोई काम होता है। जैसे शा जब हम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा हमें क्या कहते हैं, उसको ताकत लगानी पड़ती है वर्णों को उच्चारण करते हुए, तो वही है ऊष्म संघर्षी से अर्थ यहाँ पर। तो कौन कौन से होते हैं? ये भी आपके चार होते हैं,
शा, शा, शा और हा। ये जो होते हैं आपके ये 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जरूर इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। उच्चारण स्थान से पूछ लेता है, कभी कभी आपका या वर्णों की संख्या पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये भी 4 होते हैं आपके। ये आपके मैंने आपको बताया था, ये जो होते हैं अघोष होते हैं प्लस महाप्राण होते हैं। महाप्राण का अब अल्प प्राण क्या होता है? अल्प माने जैसा आप समझ रहे हो ना, कम वायु लगते, कम। अल्प माने कम, तो जहां पर हम वर्णों को बोलते हैं तो हमें कम समय लगता है या कम एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, तो वह हमारा अल्प प्राण कहलाते हैं। और जहां एनर्जी को हमें ज्यादा खर्च करना होता है या वायु हमारी मुख द्वार से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब शा, शा, इनके उच्चारण स्थान तो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं, तीनों साके बता दिए। इसका होता है आपका तालव्य, इसका होता है आपका मूर्धन्य, इस वाले का होता है दंत, हा का होता है कंठ। ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे बात करते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये शब्द, ये दोनों, इनको क्या बोलते हैं और ये कहाँ से आए? ये मेन रूप से ना तो हिंदी के हैं ना संस्कृत के हैं, लेकिन संस्कृत में तो इनका प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये उर्दू से आए हैं। ये शब्द किससे? उर्दू भाषा से। उर्दू भाषा के ये 2 शब्द हैं आपके। इनको क्या क्या बोलते हैं? इन शब्दों को उच्छिप्त, सॉरी, उच्छिप्त व्यंजन या वर्ण। और एक चीज आपने और इनका शायद नहीं सुना होगा नाम, तारण, तारण जात। एक और है इसका नाम द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन, तारण जात, द्विगुण व्यंजन, ये तो आपने सुना होगा, 2 उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, लेकिन तारण जात नहीं सुना होगा। तारण का मतलब होता है, जो तारण है इसका मतलब होता है आपका किसी भी चीज को फेंकना, फेंकना। उच्छिप्त का भी मतलब फेंकना होता है। मतलब कि कोई भी आप, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख द्वार से क्या होता है? एकदम बाहर आते हैं। जैसे डा, जैसे कि हम कोई भी चीज क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, एक संग निकाल देना, एक संग उस चीज को फेंक देना मुख से, तो क्या कहलाता है? हमारा उच्छिप्त व्यंजन, तारण व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। या इनसे सबसे ज्यादा ये जो बिंदी मैंने लगी है, ये बिंदी से ही पता चलता है ये आपका उच्छिप्त व्यंजन या क्या है, क्योंकि आपकी हिंदी में ये जो शब्द है ये द्विगुण व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अलग रूप भी है इनका। जैसे 2 रूपों में, एक तो ये आपने देखा होगा और ये, लेकिन इन दोनों के नीचे क्या होती है? बिंदी लगी हुई नहीं होती है। जिनके अंदर ये बिंदी लगी हुई होती है वही आपका उच्छिप्त व्यंजन, तारण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो दोनों व्यंजन हैं, इनके जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं? जो बिंदी है उसको नुक्ता बोलते हैं, इनको नुक्ता बोलते हैं। और आपकी जो उर्दू भाषा है उसमें जब तक आपका ये नुक्ता प्रयोग नहीं होता, आपका कोई भी शब्द लिखा भी नहीं जा सकता, मतलब व्याकरण की या किसी भी दृष्टि से वो आपका शुद्ध नहीं माना जाता। इसीलिए इसे कहते हैं, उर्दू भाषा से माने जाते हैं, लिए गए हैं, और इसको हम नुक्ता कहते हैं। आगे बात, और सबसे बड़ी बात मैं आपका, ये जो व्यंजन है आपका, ये हमेशा शब्द के बीच में लगता है, शब्द के मध्य या बीच में, मध्य या बीच में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखो, जैसे आप लिखोगे पढ़ना, बीच में एक होता है आपका गढ़ होता है, और सॉरी गणना,
गड़ना, और एक शब्द आपका और होता है इसमें चढ़ना। तो आपने देखा होगा प्रत्येक शब्द के बीच में आ रहा है ये, तो इसका जो प्रयोग होता है हमेशा शब्द के मध्य या बीच में होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैंने स्वर जो व्यंजन पढ़ाए थे आपको, तो व्यंजन कितने प्रकार के बताए थे? मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, लेकिन जो कुछ विद्वान हैं आपका व्यंजन के 4 प्रकार बताए हैं। वो चौथा प्रकार कौन सा है? और सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी से ही बनता है। अब वो कौन से हैं आपका चौथा नंबर का आपका जो व्यंजन है वो कौन से हैं? बात करते हैं। अब चौथे नंबर का जो व्यंजन है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से जैसा आपको पता ही चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है कोई भी चीज इकट्ठी होती है। इकट्ठी का मतलब है वो अलग अलग है, अलग अलग होने के बाद उसको क्या कर दिया हमने? संयुक्त कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वही आपका क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। तो इकट्ठा करने से है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से। तो संयुक्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छ, कक्षा वाला छ, आपने पढ़ा होगा, पढ़े तो हैं लेकिन बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनता है इसी से। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त का मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, तो ये भी किसी न किसी चीज से मिलकर ही बने होंगे। तो वो किन चीजों से मिलकर बने हैं देखते हैं। जो कक्षा होती है, आप जब बोलोगे तो शा को जब हम बोलते हैं कक्षा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें का की ध्वनि होती है और सा की लगती है, तो कहीं ना कहीं ये का और सा से मिलकर बना होगा। तो का और शा से बनकर आपका क्या बना है? कक्षा वाला छा बना है ये। और आपको क्वेश्चन किस टाइप से बनता है? इस टाइप से बनता है, जैसे आपको ऑप्शन में एक तो ये शब्द दे देगा, दूसरा आपको का प्लस शा इस तरह से दे देगा, आपको इस तरह से दे देगा, या बोल देगा इनमें से सभी, या फिर कुछ भी कह सकता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा इनमें से सही विकल्प चुनिए, सही शब्द को या सही जो आपका आंसर है उसको चुनिए। तो कौन सा बोलेंगे आप ये वाला भी आपका गलत है और ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हलंत है वो आपका का पे लगेगा, ना कि शा पे लगेगा। और हलंत आपका तभी क्योंकि हम जब इनको मिला के बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज को हम तभी तो मिला सकते हैं, जैसे किसी भी गिलास में हम जब पानी भरते हैं, तो अगर उसमें पानी भरने की पूरा भरा होगा तो क्या लगता है आप उसमें और पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी भरा है पहले से। तो जहां पर खाली जगह हो गई या खाली स्थान होगा या खाली वो गिलास होगा, तभी तो हम उसमें पानी भर सकते हैं आगे। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो का है, का आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण का तो आपको पता ही यूज नहीं होता है। अगर आधा वर्ण हम करेंगे तो उसके साथ में हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। आधा वर्ण स्वतंत्र रूप में नहीं लिख सकते, तो वही है। तो का में हमने किसको? शा को मिलाया, तब हमारा क्या बना? कक्षा वाला शा बना। आगे बात करते हैं त्रा। त्रा क्या होता है? त्रा जैसे बोलने से लग रहा है त्रा, तो कहीं ना कहीं ता और रा आ रहा है। त्रा जब हम बोल रहे हैं तो ता और किसको? रा को मिला के क्या बनना है आपका? त्रा बनता है। जैसी हिंदी में तो हम इसको ज्ञा कहते हैं, लेकिन जिसका जो मेन रूप से उच्चारण होता है वो ज्या होता है। अब ज्या कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जा और या से मिलकर बनता है। किससे? जा और या से मिलकर बनता है आपका ज्या, तो इसीलिए मेन रूप से इसका जो उच्चारण होगा ज्या होगा। लेकिन हम कहते हैं ना कुछ चीजें होती हैं हमारे बोलने में क्या होती है, वो उच्चारण अशुद्धि में बदल जाता है, तो हम ज्या को ज्ञा पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं श्रा की। जो श्रा होता है ये हमारा जब हम उच्चारण करें तो श्रा कहीं ना कहीं शा और रा का आ रहा है श्रा, तो इसमें आपका तालव्य शा आ जाता है और रा, इनसे मिलके आपके श्रा बनता है। आपको संयुक्त व्यंजन में इसी तरह से क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया बनता है। आपका जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन आपको जैसे मैंने बता दिया कहीं ना कहीं 2 वर्णों से मिलकर जो सब वर्ण बनते हैं वह आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? आपको शा, त्र, ज्ञा, स्रा होता है। अब
जो छा है आपका किस किस से मिलकर बनता है, श्र, का और सा से मिलकर बनता है। त्रा जो है आपका ता और रा से मिलकर बनता है। या है आपका जा और या से मिलकर बनता है। और श्रा है आपका सा और रा से मिलकर बनता है। आगे बात करते हैं, जैसे आज का मैंने आपको बताया था कि व्यंजन बताए थे, व्यंजन के प्रकार बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के कुछ विद्वानों के किसी ने 4 बताए हैं तो किसी ने 3 बताए हैं। तो मैंने आपको चारों बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं, संयुक्त व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके 25 होते हैं और जो उस अंतरस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं। इस तरह से आप पूरी वर्णमाला के जो वर्णों को काउंट करेंगे तो आपका टोटल बैठ जाता है 52 वर्ण हो जाते हैं। और आगे बात करेंगे हम व्यंजन, आपके एक टॉपिक रह गया पढ़ाने को, प्राण तत्व के आधार पे आपके जैसे अल्प प्राण, महाप्राण जो मैंने आपको बताया था वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आगे बने रहिए इसी तरह अपने YouTube चैनल पे। धन्यवाद, गुड नाइट।